हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 7 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है? तो जयगढ़ टर्मिनल कहां पर है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर एक फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट क्या है। तो दोस्तों, फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी तरल प्राकृतिक गैस के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जहाज होता है। ठीक है, यानी दोस्तों, जो फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट है, इसमें तरल प्राकृतिक गैस का ट्रांसफर किया जाता है और इसके ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज को ही फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रीगैसिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG को उसकी गैसीय अवस्था में वापस लाने के लिए गर्म किया जाता है। दोस्तों, 12 अप्रैल 2021 को फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट सिंगापुर के कैपेल शिपयार्ड से रवाना होकर के महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर पहुंचा था। अब लेकिन ये चालू हो गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं LNG की यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। CNG का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, CNG वायुमंडलीय दबाव के 200 गुना अधिक दाब पर रहने के बावजूद भी यह गैस अवस्था में होती है। ठीक है, यानी CNG पर अगर हम 200 गुना वायुमंडलीय दाब लगाते हैं तब भी यह गैसीय अवस्था में रहेगी, लेकिन अत्यधिक दबाव होने से यह द्रव अवस्था में बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर CNG पर अत्यधिक दबाव लगाया जाता है तो यह किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो दोस्तों, जब CNG गैस पर अत्यधिक दबाव लगाया जाता है तभी यह तरल प्राकृतिक गैस या तरलीकृत लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनती है। ठीक है, यानी CNG पर जब अधिक या अत्यधिक दबाव लगाया जाता है तब यही CNG किस में बदल जाती है? LNG में, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विद्या बालन को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? विद्या बालन बनाई गई हैं। तो दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस है यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसके MD और CEO कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम है पराग राजा। ठीक है दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और इसका मूल संगठन कौन सा है? तो इसका मूल संगठन है भारतीय इंटरप्राइजेज। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। संजीव कपूर को किस विमान कंपनी का CEO बनाया गया है? तो दोस्तों, संजीव कपूर किस विमान कंपनी के CEO बने हैं? आंसर होगा इसका जेट एयरवेज। किसके दोस्तों? जेट एयरवेज के।
ठीक है। तो उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में 3 साल तक काम किया है। इसके अलावा उन्होंने स्पाइस जेट में भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, बात आई है जेट एयरवेज की, तो इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? विनय दुबे हैं। और इसके संस्थापक कौन है? नरेश अग्रवाल हैं। और जेट एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एस.एफ. रोड्रिक्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों एस.एफ. रोड्रिक्स पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जनरल एस.एफ. रोड्रिक्स का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 1990 से लेकर 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। ठीक है, उनका हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स इनका पूरा नाम है। 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों में सेवा भी दी है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का हाल ही में 4 मार्च 2022 को निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों रॉड मार्श का हाल ही में 4 मार्च को निधन हुआ है, वो किस देश के क्रिकेटर थे? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सैन वॉर्न है उनका भी निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो सैन वॉर्न का निधन भी 4 मार्च 2022 को हुआ है। याद रखिएगा कि सैन वॉर्न का जो आखिरी ट्वीट था वो किसके बारे में था? रॉड मार्श के बारे में। ठीक है, तो रॉड मार्श के बारे में उन्होंने लिखा था कि वो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। उसके कुछ घंटे बाद ही सैन वॉर्न की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत ही बड़ा झटका लगा है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है उसके लिए बड़ी हानि हुई है कि अभी हाल ही में रॉड मार्श का भी निधन हुआ है जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, और सैन वॉर्न का भी निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो रॉड मार्श ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रॉड मार्श की बात करें तो वह दिग्गज विकेट कीपर थे। उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1970 से 1984 के बीच 96 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सागर परिक्रमा की शुरुआत हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात। दोस्तों सागर परिक्रमा की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। तो केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि गुजरात से ही आते हैं। उन्होंने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और गुजरात समुद्री बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों सागर परिक्रमा का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सागर परिक्रमा का उद्देश्य है मछुआरों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ मछुआरों तक पहुंचाना और मछुआरों की समस्याओं को जानकर उन्हें सॉल्व करना, इस सागर परिक्रमा का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, ये कहां से शुरू हुआ है सागर परिक्रमा, या कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। बात आई है गुजरात की, तो चलिए गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है गांधीनगर। क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। गुजरात की सीमा किस किस राज्य से लगती है? चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुजरात की सीमा राजस्थान राज्य से, गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, इसके अलावा दमन और द्वीप से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, इसकी सीमा अरब सागर से यानी अरेबियन सी से भी टच करती है। और गुजरात की सीमा पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है, 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 4 मार्च को। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया। ठीक है,
थीम क्या है याद रखिएगा, इसकी थीम है न्यूट्रिंग यंग माइंड्स डेवलप एंड सेफ्टी कल्चर। याद जरूर रखिएगा कि 2022 की थीम क्या है, न्यूट्रिंग यंग माइंड डेवलप ए सेफ्टी कल्चर। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की वर्षगांठ पर मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट्स जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा भारतीय क्रिकेटर 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश का 12वां खिलाड़ी बन गया है? आंसर होगा इसका विराट कोहली। यानी दोस्तों विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 71वें और भारत के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग सहित 11 भारतीय खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के नाम है। वहीं 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। दोस्तों, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, रॉड मार्श किस देश के क्रिकेटर हैं? दूसरा क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के सीईओ कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जेट एयरवेज के नए सीईओ बताना है आपको कि नए सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या भी कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा। कोड है हमारा राजा नंबर 1। खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करना है जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके और आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपका है। अगर आप इसके साथ जुड़े हैं तभी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाइएगा, आप इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप अपने करंट अफेयर्स में क्या और सुधार करवाना चाहते हैं या क्या और चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके सुझाव का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।